लो तो दूर की बात रही, इससे अच्छा कौन सा काम है। आप अपना काम कर रहे हैं सुकून से और अपना रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है ना। युवा बेचारे अगर मान ली सपोर्ट नहीं भी मिल रहा है तो आप धीरे धीरे शुरू करेंगे और आप जब नतीजा देने लगेंगे सपोर्ट सिस्टम अपने आप जनरेट हो जाता है। आप विश्वास एक तो मैस्टाइटिस हो गया और दूसरा रोग नहीं है, चैलेंज कह लीजिए, रिपीट ब्रीडिंग जो है। अच्छा, करते जाने, सीमेंट की क्वालिटी, एआई वर्कर की कंपिटेंस, आप सीमेंट का रखरखाव हो गया, एआई की सही टाइमिंग हो गई, आपका फीडिंग मैनेजमेंट हो गया हर बार कि आपका एआई वर्कर ठीक होना चाहिए, सीमेंट क्वालिटी ठीक होना चाहिए, एआई की टाइमिंग ठीक होना चाहिए। तो जब सब कुछ आप परफेक्ट करेंगे तो जोड़ जोड़ के आप वैसा रख पाएंगे। ये कि आप बेस्ट प्रयास करते रहते हैं कि सब समय से गाभिन होते जाएं। हम लोग कोशिश रखते हैं कि मेरा मई आने तक जब मैं गाय लेके आया, बड़ा स्ट्रगल की बात होती है। हमने वो दिन देखे हैं जो हमारे गाय का 13 रुपए दूध का रेट लगाया है चौराहे पे लोगों ने। अच्छा, उस समय 17 रुपए से 22 रुपए 2000 नया फार्म बेचारा डेयरी संभाले कि शहर में जाके कस्टमर को दूध दे के उसका पैसा वसूले। चैलेंज तो देखिए मुंह से कह दिया कि रिटेल करिए, लेकिन जो वो करने के लिए ब्रीडिंग करने की कोशिश की तो 2-3 साल जब बीता मेरे पास तो एक ऐसा फेज आया था मेरे पास 2 लाख रुपए पर मंथ हमें बच्चों पे खर्च करने पड़ते। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं हूं उत्तर प्रदेश के बाराबांकी के माँ डेयरी फार्म पे और इसके ऑनर सुधीर जी हैं और काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी इनके पास काफ़ी तजुर्बा भी है। 8 सालों से ये डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं और आज एक इनको अगर कहें तो एक पूर्वांचल में एक अपना ब्रांड बना चुके हैं, खुद को एक नाम दे चुके हैं अच्छी चीज़ों को देकर के। जैसे गाय भी अगर देते हैं तो अच्छी क्वालिटी की देते हैं, फीड भी देते हैं तो अच्छी क्वालिटी की देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। मैं इनके यहाँ अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीके से वीडियो बनाने वाला हूँ, सीखने वाला हूँ। इनके पास मैं छोटे पशुपालक से लेकर के बड़े पशुपालक तक सभी लोगों के बारे में नई नई जानकारियाँ इस वीडियो में, आगे आने वाले सभी वीडियो में इकट्ठा करने वाला हूँ। तो आइए हम सर से बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि आखिर क्या इनकी जर्नी थी, कैसे इन्होंने शुरुआत की अपने फार्म को और कैसे शुरुआत करने के बाद क्या परेशानियां झेलनी पड़ी। हर एक चीज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए हम सर से बात करेंगे और जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। इसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा प्रयास अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल इसी तरीके से बढ़ाते रहे। आपका प्यार और आशीर्वाद पिछले 2 सालों से मिल रहा है और मैं आशा करता हूं कि आगे भी इसी तरीके से। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार सर, आप अपना परिचय बता देंगे सबसे पहले तो। मैं सुधीर कुमार हूँ, माँ डेयरी फार्म्स बाराबंकी से। यहाँ 150 गायों का फार्म है हमारे पास बाराबंकी में। अच्छा। तो सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके जर्नी के बारे में कि आपने शुरुआत कहाँ से किया था और आज 150 की संख्या में प्लस में इतनी बड़ी सेट 2-2, 3-3 सेट तो कहाँ से स्टार्ट किए थे सर? हम लोगों ने अरविंद जी, हम लोगों ने जब कामधेनु योजना यूपी की जब खत्म हो रही थी लगभग, उस समय हम लोगों ने शुरू किया था। 50 गायों का प्लान था हमारा। तो सबसे पहले हम लोगों ने 14 गाय लेके ली थी, वहीं से शुरू हुई हम लोग की जर्नी। 2016 समझ लें, 2016 में हमारी दिसंबर एंड में 2015 में आई थी, 16 समझ लिया। 2016 से हम लोगों ने शुरू किया था 14 गायों के साथ। बिल्कुल। तो सर आपके मन में आखिर क्या आया ये जो काम अभी हमारे समाज में हम देखते हैं कि लोग इसको लो कैडर के हैसियत से देखते हैं। मैं भी वीडियो बनाता हूँ, मेरे घर वाले भी कहते हैं कि यार पढ़ लिख के ये क्या कर रहे हो। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो आपको सर ऐसा क्या लगा कि आप इस लाइन में आ गए सर? देखिए अरविंद जी, लो का कोई मसला नहीं है। आप कोई भी काम अगर अच्छे से कर रहे हैं और इससे अच्छा कौन सा काम है, लो तो दूर की बात रही, इससे अच्छा कौन सा काम है। आप अपना काम कर रहे हैं सुकून से और अपना रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है ना। और आगे बढ़ने की बात करें तो इसमें इतना फ्यूचर है कि जैसे अब आप देख ही रहे हैं कि हम लोग 2-2 लाख की गाय पंजाब में अच्छे फार्म में 3-3, 3.5 लाख गाय सेल करते हैं। आपके पास पैसे हैं तो सब काम अच्छा है ना। और दूसरी बात, पैसे हटा दीजिए, शौक की बात करिए तो जिसके शौक है वो करता है ना। उसको लो हाई से कोई लेना देना नहीं होता दुनियादारी से। बिल्कुल। तो आपके मन में आखिर क्या आया सर कि आपने शुरुआत की इसके पहले? देखिए क्या होता है ना, जो भी इसको करता है, एक बिजनेस के अलावा पशु प्रेमी तो वो होता ही होता है। ज्यादातर डेयरी फार्मिंग करने वाले और जिसको डेयरी से कोई लेना, हम हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया टकराता है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ अगर कोई आप सोचते हैं कोई पैसा कमाने का कोई साधन है जिसमें आप जाना चाहते हैं तो इसमें इतनी मतलब मेहनत करनी पड़ेगी आपको कि आपके पैसा कमाने वाला मोटिवेशन तो फेल हो जाएगा। अच्छा। आपको अगर पशु प्रेम है, मजा आ रहा है, तब तो आप पैसा भी कमा लेंगे, वो अलग बात है ना। तो हम क्यों आए, वो पशु प्रेम होगा, कहीं ना कहीं घूम फिर के मुर्गी से हटेंगे तो गाय में अटक जाएगी। तो मतलब पशु प्रेम था आपके अंदर? बिल्कुल। तो इसके पहले भी शायद हमने सर आपकी पढ़ाई वगैरह के बारे में सुनी, आपने जॉब भी, सरकारी जॉब में भी? जी, हमें यहाँ स्टेट सिविल सर्विसेज में कोऑपरेटिव पंचायत का ऑडिट था हमारे पास। अच्छा। हम लोगों ने 11 साल किया था 2015 तक, उसके बाद हमने रिजाइन किया कर दिया। तो सर इसको छोड़ करके आए, घर वाले तो मना किए होंगे? नहीं, मेरे पिताजी बड़े नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पिताजी बहुत सपोर्टिव हैं। हमने अपने जॉब के साथ जब लेयर फार्म पोल्ट्री फार्म खोला तो भी उन्होंने इनकरेज किया। जब हमने कहा कि मैं धीरे धीरे पोल्ट्री बंद करूंगा आगे चल के, डेयरी भी करूंगा और जॉब छोड़ूंगा अभी, तब भी वो हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। वो देखते रहते हैं क्या कर रहे हैं। अच्छा, उन्हें ये भी देख रखा है, उन्होंने जो भी करेंगे पूरे जुनून से करते हैं, तो वो कभी भी इसमें पढ़ते नहीं समझ और हमेशा इनकरेजिंग मोड में रहते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप आज सफल हो गए। बिल्कुल। आपके चारों तरफ जो सपोर्ट सिस्टम है, वाइफ हो, पिताजी हो,
माता जी हमारी दिन भर समझ लें, इतने 65 साल की उम्र हो गई बेचारी, पिछले साल अगस्त में स्लिप कर गई थी, हिप रिप्लेसमेंट हमको करना पड़ा। अभी भी आपने देखा घूम रही, चारा कटवाती रहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पूरा सपोर्ट सिस्टम रहता है पूरी तरीके से, तभी आप सफल है, क्योंकि बहुत सारे लोग युवा जो इस लाइन में आना चाहते हैं लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, वो नहीं हो। अब देखें, युवा बेचारे अगर मान ली सपोर्ट नहीं भी मिल रहा है तो आप धीरे धीरे शुरू करेंगे और आप जब नतीजा देने लगेंगे तो सपोर्ट सिस्टम अपने आप जनरेट हो जाता है। आप विश्वास जब पैदा करेंगे तो विश्वास पैदा होगा। ऐसे भी हमने देखा है, पिछले साल हमने किसी सज्जन में मऊ की तरफ गाय मांगी थी हमसे, और 6 दिन के भीतर मतलब अपने माता पिताजी के भरोसे आपने साइलेज रखवा लिया, मिल्किंग मशीन रखवा ली, गाय खरीद ली, फिर 6 दिन के भीतर आप कह रहे हैं डेयरी नहीं करनी। तो ऐसा करेंगे तो कहाँ सपोर्ट सिस्टम आएगा? कुछ भी दूसरा काम करने चलेंगे, सपोर्ट सिस्टम नहीं रहेगा, आप समझ लीजिए। तो जैसे स्टार्टिंग जब आपने किया था 14 पशु से, आप जॉब में थे, उसके बाद डायरेक्ट आप इसमें, तो इसका एक्सपीरियंस आपको कैसा मिला? इसमें क्या परेशानी आई, क्या चुनौती आई? देखिए क्या है प्रिंस जी ना कि बिल्कुल सही है, जो बहुत मेहनत से काम करता है और जो कुछ भी करता है उसमें जब मास्टरी हासिल करके उसको सुकून मिलता है। तो हमने जब पोल्ट्री की थी 2007-8 से लेके 2015 तक, तो पोल्ट्री में हमने एक नाम बनाया था बहुत अच्छा सा। तो हमें बड़ा अजीब फीलिंग थी कि ये बड़ा वास्ट सा फील्ड है हमारी, जिसपे मास्टरी थी उसको हम पीछे ढकेलने चले हैं और अब डेयरी में जाना चाहते हैं, और घुसते लग गया था इसमें बहुत जानकारी चाहिए। और मेरे पास जानकारी सच में नहीं थी, मुझे ये भी नहीं पता था उस समय कि डेयरी में गाय की गोली को बोलस कहते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा था पैरासीटामोल या फिब बोलस देना है, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब फिब बोलस, उन्होंने कहा बोलस का मतलब गाय की गोली यार। बोलस को भी मैं सोच के लिख रहा था। तो वहां से लेके इस जानकारी तक लाने में बहुत मेहनत करनी थी। तो वो किया और धीरे धीरे करके सीखा चीजों को। तो जैसे क्या परेशानी झेलनी पड़ी थी आपको? क्योंकि मैं चाहता हूं कि देखिए क्या है ना, आज के डेट में तो इन्फॉर्मेशन बहुत सी अच्छे खराब चैनल है, यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मिल जाती थी। बहुत से अच्छे वेटनेरियन भी हैं जो कि इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छे डेयरी फार्मर भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उस समय इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। तो धीरे धीरे जो अनुभवी फार्मर थे ग्रुपों में, बस उसका एक ही रास्ता था कि व्हाट्सएप के ग्रुप हो, अच्छे ग्रुप हो, तो आप जो डिस्कस करके सीख रहे हैं, और कोई अगर आपको फंस रहा है तो मदद कर रहा है। क्योंकि यूपी में पैरा वेटनरी सर्विस या वेटनरी सर्विस भी कमजोर पड़ जाती है इन गायों के हिसाब से। तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन लानी पड़ती है घुमा के, जैसे पंजाब के फार्मर से लाएं, वहां से लाएं, बस उतना ही इन्फॉर्मेशन थी हम लोगों के पास, समझ लीजिए। अच्छा। तो अब हम इनके रख रखाव के बारे में अगर आपसे बात करें तो सबसे पहले हम रोग पर ही जाते हैं कि पशुओं में किन किन प्रकार का रोग जो है पाया जाता है और किन किन तरह की समस्या। देखिए रोग तो बहुत से हो सकते हैं, बड़े बड़े रोग एफएमडी हो सकते हैं, आजकल लंपी भी आ रही है, लेकिन वो सब नियम से अलग हटके हैं। ऐसा नहीं कि रूटीन में किसी को लंपी मिलेगी या एफएमडी मिलेगी। जो रूटीन में पशुपालक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, मुझे लगता है रोग कह लीजिए, रोग तो एक हो गया आपका मैस्टाइटिस, जो आपको रूटीन में मैनेजमेंट में मैस्टाइटिस को जितना आप कंट्रोल कर पाइए उतना राहत में रहेंगे, क्योंकि वो एक पशु से दूसरे पशु को फैला के धीरे धीरे साइलेंट किलर टाइप से एक पशु डिस्टर्ब करता है आपके। तो एक तो मैस्टाइटिस हो गया, और दूसरा रोग नहीं है, चैलेंज कह लीजिए, रिपीट ब्रीडिंग जो है। तो आप जैसे एक पशुपालक होता है, शुरू में तो ऐसे फोन करता है कि 2 बार से रिपीट करके, तो उसे लगता है कि यही करने का मतलब काफी ना होना है। हमें ऐसा लगता है कि यही होने का मतलब पशु का ना फैक्टर बहुत से हैं, तो नॉर्मली आप यही करेंगे तो मिस करेगा वो। तो आप वो सारे फैक्टर रूल आउट करते जाने, सीमेन की क्वालिटी, एआई वर्कर की कंपिटेंस, आप सीमेन का रख रखाव हो गया, एआई की सही टाइमिंग हो गई, आपका फीडिंग मैनेजमेंट हो गया, और सबके ऊपर मौसम की मार। आप जून से लेके अगस्त सितंबर पकड़ लिए, जून से सितंबर तक आप लाख एआई करते रहिए, कंसेप्शन बहुत खराब होता है। बहुत से पशुपालक उसी में हाफ जाते हैं कि मेरी तो गाय 6 महीने से गाभिन नहीं हो रही है। तो जब जान जाएंगे कि भाई वो चैलेंज का पीरियड है, बहुत मजबूरी है तो एआई करिए, नहीं तो आप अक्टूबर नवंबर में एआई करिए, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे फिर से आपको। और उसके अलावा जितने जो मैं जिक्र करता हूँ बार बार कि आपका एआई वर्कर ठीक होना चाहिए, सीमेन क्वालिटी ठीक होना चाहिए, एआई की टाइमिंग ठीक होना चाहिए। तो जब सब कुछ आप परफेक्ट करेंगे तो आपका रिपीट ब्रीडिंग धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ये चैलेंज है, मतलब रूटीन ऐसे समस्या नहीं लगता है, लेकिन जब देखिए एक जो मजबूत आदमी होता है जब शुरू कर लेता है, सधा लेता है, आपने दूध बेचना शुरू कर दिया, पैदा करना शुरू कर दिया, ठंडी गर्मी संभाल लिया, अब आप परेशान हो गए, पशु गाभिन नहीं हो रहा आपसे। तो अच्छा, एक तो दूसरा चैलेंज आजकल सेक्स सीमेन हमारा है। सेक्स सीमेन हमेशा पशुपालक बच्चियों को लगाए, गाय को आप लगाएंगे तो रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम और एग्रेवेट हो जाएगी, समझिए, है ना, और बढ़ जाएगी आपके लिए। तो मतलब बच्चियां पैदा होने इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पशु समय से गाभिन होता चले। तो अगर आपके पास गाय नहीं है, बच्चियां नहीं है, तो फिर सेक्स सीमेन की तरफ मत जाए, नहीं तो वहां भी लटकेंगे आप, फिर आपकी रिपीट ब्रीडिंग प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो सेक्स सीमेन का उपयोग जो आपको करना है वो आपको गायों में नहीं करना है, समझ के चलो। बिल्कुल। तो जैसा कि सर आपने मैस्टाइटिस को बताया, तो क्यों ना हम ऐसा कार्य करें कि मैस्टाइटिस होने, तो वैसा क्या कार्य करें जिससे कि मैस्टाइटिस हो ही ना? देखिए क्या है ना प्रिंस जी कि डेयरी में कोई भी चीज ऐसा नहीं होती कि जैसे रिपीट ब्रीडिंग एक सेकंड के लिए कहिए, अच्छा फीड खिलाएंगे रिपीट ब्रीडिंग, ऐसा नहीं होगा रिपीट ब्रीडिंग जीरो हो जाएगी। हर चीज करेंगे तो सुधार होगा। जैसे मैस्टाइटिस के लिए आप कह रहे हैं, तो आप जब अच्छी प्रैक्टिस फॉलो करना शुरू करेंगे तो खत्म नहीं होगा, कम से कम होता चला जाएगा धीरे धीरे। अब आप इसमें जैसे हम लोग कहते हैं कि मिल्किंग के बाद टिड्डिप लगा लीजिए,
ठंड ढंग से बंद हो जाएं, और फीडिंग मैनेजमेंट अच्छा कर लीजिए। हमने तो ये देखा है कि फीडिंग मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपके मैस्टाइटिस मैनेजमेंट में। आप फीडिंग मैनेजमेंट ठीक रखिए। बरसात के समय में हरा चारा वाला जब सड़न लेके आने लगता है, उस समय आप देखेंगे मैस्टाइटिस फ्लेयर अप होने की कोशिश करती है। हरे चारे के जो सड़े पत्ते नीचे के हटा खिलवाने की कोशिश करिए। भूसा वूसा कहीं आपने रख रखा है, नमी खा के साइड से सड़ रहा है, आपने देखा कि पीले से बढ़ के काला काला हो रहा है, आपने उसमें डाल दिया, खा जाओ। तो वो जो आप 10 किलो भूसा किनारे का सड़ा हुआ खिलाएंगे, वो वहां तो 100 रुपए का है, लेकिन यहाँ बहुत नुकसान कर जाता है। तो उस सब चीजों से बचना है कि पशु को कोई पेट को कबाड़ खाना ना समझ के, मतलब कोई भी खराब चीज ना भेजी जाए भीतर। हम लोग जैसे हम सही चीज खाते हैं वैसे सही बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर वहां भेजेंगे तो फिर वो टॉक्सिसिटी जो है कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य को और उसको डिस्टर्ब करेगी, आपके हर चीजों को मिला मिला के, समझे। बिल्कुल। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे मैनेजमेंट के में ही जी कि ये 2 चीजें तो आपने बताई, उसके अलावा क्योंकि आप तो पूरे साल आपके 6-7 साल हो गया ना डेयरी में, कितने साल हो गए सर? हम लोगों के 8 साल पूरे हो गए। 8 साल हो गए जी। तो 8 साल में जी मौसम की मार किस मौसम में सबसे ज्यादा किसानों को झेलना पड़ता है? देखिए, अगर आपने देसी ब्रीड नहीं, आपकी क्रॉस ब्रीड हॉल्स्टीन फ्रीजियन गाय है, मान लीजिए क्रॉस ब्रीड हॉल्स्टीन फ्रीजियन कह लीजिए, जर्सी कह लीजिए, जो भी एचएफ जर्सी आपके पास अगर है, जिक्र कर रहे थे हम लोग, तो मौसम में इन क्रॉस ब्रीड गायों या प्योर ब्रीड एचएफ गायों के लिए सबसे चैलेंजिंग मौसम जो है, ये जून से लेके मतलब मई एंड से लेके समझ लीजिए। देखिए, एक बार लू चलती है तो एक बार ये समझ भी सकते हैं, ये फॉगर कूलर कर लीजिए तो समझ जाते हैं। मेन प्रॉब्लम इनको शुरू होती है जब उमस बढ़ जाती है, तो जून से लेके सितंबर तक मान लीजिए इनके लिए एडवर्स है। और वही वो कारण है जो कि हमारे देश के बेस्ट प्रयास के बाद भी आपकी नॉर्मल एचएफ गाय 50-60 लीटर के बीच की ही है। वो 70-80 लीटर 100 के लिए आप 4 गाय तैयार कर लेने से नहीं बदलता, 50 लीटर ही। और वो जो लिमिटेशन आती है उसी 4 महीने में जो आपकी गाय मार खाती है, वो बच्चे के रूप में मार खाएगी, बड़े के रूप में मार खाएगी, प्रेग्नेंट गाय के रूप में मार खाएगी। वो 4 महीना आपके यील्ड को रोक के रखा है विदेशों से, नहीं तो हम लोग ने जेनेटिकली उनको मैच कर लिया है। 10 जनरेशन से अच्छे सीमेन लगा रहे हैं जेनेटिकली, तो आप वही हो चुके हैं। अगर उनके यहाँ 100 लीटर दे रही है, आपके अगर 50-60 दे रही है, तो वही 4 महीने वही डिसाइड कर रहे हैं, समझिए। बिल्कुल। तो क्या परेशानी सर आता है उन 4 देखिए, उसके लिए छोटा पशुपालक है वो कूलर वगैरह की व्यवस्था करेगा, और बड़े लेवल पे गाय है तो आप फिर फॉगर स्प्रिंकलर की व्यवस्था करेंगे। फॉगर स्प्रिंकलर और कूलर की बात करें तो कूलर बेहतर है। फॉगर स्प्रिंकलर किसी को भी भिगा के ठंडा करना बहुत अच्छी आइडिया नहीं है। आपके पास ज्यादा है तो आपको कूलर फेल हो जाता है बड़े शेडों में, तो आप फॉगर स्प्रिंकलर लगाते हैं। आप छोटी 4 गाय है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एक कूलर रखिए और एक गाय का पैसा सोलर में रखिए। मतलब लाइट ही नहीं रहेगी तो कूलर क्या करेगा आपका? वो 4 घंटा आप उसको हवा देंगे, आपका वो सोलर भर का पैसा 4 महीने में निपटा देगी। जैसे आपकी 25 लीटर गाय घट के 18 पे आ जाएगी, 6 लीटर रोज दूध कम देगी, आपका 250 रुपए रोज कम होगा, 7-8 रुपए महीने चले गए आप। 1 साल में सोलर के पैसे निकल जाएंगे। सोलर 15 साल का हो जाता है आपका। आप एक सोलर लगा दीजिए अगर 1 kVA का, तो कूलर चलता रहेगा आपका। तो आपने सर जो टाइमिंग का एक जिक्र किया था अभी कुछ देर पहले एआई में, तो वो टाइमिंग क्या परफेक्ट होना चाहिए? बहुत सारे लोगों को इसमें भी जानकारी कम है, तो इसके बारे में भी सर बताइए। इसमें देखें प्रिंस जी, क्या है ना कि एआई टाइमिंग का मसला ये है कि बेस्ट टाइम, जैसे किसी कोई फार्मर फोन करते हैं रिपीट ब्रीडिंग में परेशान है, तो मैं देखता हूँ उनसे बात करिए तो कहेंगे 16-18 घंटे में एआई कराता हूँ। जब आप पूछेंगे कि 16-18 घंटे में कैसे कराते हैं, आज सुबह हीट में आई तो कल कराते हैं, तो 18 घंटे तो नहीं हुआ, 24 घंटे तो सीधे सीधे दिख रहे हैं मोटा मोटा ही। और उसमें भी वही बात आती है कि आप कल 6 बजे, आज 6 बजे हीट में आई, कल आपको दोपहर 11 बजे करा रहे हैं, तो 24 घंटे नहीं 28 घंटे हो गए आपके। उसके बाद 6 घंटे, आज सुबह 6 बजे आपने देखा है, हो सकता है रात की हीट आई हो, तो फिर कहाँ, तो वो नहीं होता है। तो बेस्ट टाइमिंग ये है कि आप जो इंटरनेशनली कहा जाता है मॉर्निंग इवनिंग, अगर आपकी सुबह हीट में आई है तो शाम को एआई करा लीजिए। और आपकी ज्यादा रिपीट कर रही है तो आप कल एआई रिपीट करा लीजिए, दोपहर तक दोबारा एआई करा दीजिए। मतलब 12 घंटे में एआई करिए और एक एआई रिपीट करा लीजिए, तो कंसेप्शन सुधरेंगे आपके धीरे धीरे कर कर। बिल्कुल। और टाइमिंग के अलावा फिर आपने एक जिक्र किया था सीमन वगैरह का भी। तो देखिए, सीमेन की क्वालिटी हैंडलिंग थोड़ा सा एक मैटर है। अगर अपने आप डायरेक्ट सीमेन रखना शुरू करेंगे तो जो आपके सीमेन प्रोवाइडर हैं उनके जो हैंडलिंग होती है उससे मुक्ति पा जाएंगे। जो कहीं जैसे मान लीजिए कि आप जब सीमेन कंपनी से डायरेक्ट लेते हैं तो आपका स्टोरेज का सिस्टम और जो लोग रख के बेचते हैं वो रोज उसमें से गिना करते हैं निकाल के, तो वो जितना एक्सपोजर मिलेगा उतना वो नीचे जानी है क्वालिटी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितना जल्दी आप सीमेन लेके अपने पास रख लेंगे वो सुरक्षित हो जाएगा। तो कितना खर्च आता होगा सर सीमन रखने का? अगर देखा जाए सीमेन रखने का खर्च मेरे हिसाब से 400 रुपए महीना के आसपास आएगा, एक सिलेंडर को मेंटेन करना। 400 रुपए? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग देखिए, जैसे मान के चलें कि हम लोग 12 लीटर गैस जो है 1.5 महीने में एक सिलेंडर भरा रहे हैं। अच्छा, 12 लीटर गैस लगभग, तो 12 लीटर का मतलब हो गया 600 रुपए 1.5 महीने में, तो 400 रुपए महीना हुआ 1 महीने का। तब तो ये काफी बेहतर है ना? हाँ, बहुत बेहतर। आपको देखें, गायों में आप लाखों रुपए लगा रखे हैं तो आपको सिलेंडर एक बार 18-19 हजार खरीदना है। 19 हजार में सिलेंडर में, पहले सिलेंडर का रेट 20 लीटर का 26 हजार था। आजकल वही आईबीपी वगैरह कंपनी का 19 हजार में सिलेंडर मिलता है। एक बार 19 हजार रुपए लगा लीजिए और 400 रुपए महीने गैस भर जाएगी आपकी। तो 400 रुपए महीने में जो आपको फायदे मिलेंगे वो बहुत हैं। अब जानना चाहेंगे सर, बड़े लेवल पर बहुत सारे लोग जो है साइकिल मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि होता क्या है कि मिल्किंग पे इतनी गाय रहे, इतनी गाय ट्रांजिशन में रहे, तो उसको कैसे मेंटेन करना है, ये भी थोड़ा सा इसमें देखें क्या है ना कि जब सही बताएं, हम लोग के लेवल पे, बड़े लेवल पे बहुत ज्यादा आप चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रह जाती हैं कि आप जोड़ के आप
वैसा रख पाएंगे। ये कि आप बेस्ट प्रयास करते रहते हैं कि सब समय से गाभिन होते जाएं। हम लोग कोशिश रखते हैं कि मेरा मई आने तक जिनको हमको प्रेग्नेंट करना है वो हो जाएं, क्योंकि ये 40-40 लीटर दूध देती रहेंगी। और अभी आप सोचे अभी खुशी में अपना चलते रहेंगे और तब तक आ गया मार्च अप्रैल, एक बार रिपीट कर गई तो आ गया मई, उसके बाद आप फंसे 3-4 महीना। तो फिर इस साल की गाय अगले साल आप फिर गाभिन पाएंगे नवंबर में। तो हम लोग के लिए तो चैलेंज ये है कि मई के पहले जो हीट में आ रही हैं अपने आप यही करे गाभिन हो रही हैं हो जाए, नहीं हो रही हैं तो आपको जो भी जीपीजी और जो भी आप 011 प्रोग्राम हम लोग करते हैं सब कर के मेजोरिटी गायों को मई के पहले हम लोग निपटा लेते हैं। क्योंकि आप जाड़े में ब्याई गायों को अगर गर्मी की तरफ ले जाएंगे प्रेगनेंसी के लिए तो आप फंसेंगे फिर, समझ लीजिए, है ना। तो हमारे लिए चैलेंज ज्यादा जोड़ घटाव ये कि कब कितना ब्याज अच्छा है कि पहले हम टारगेट करते हैं कि सब मेरी समय से गाभिन हो जाए, साइकिल बरकरार रहे, समझ लें। तो फीड वगैरह के सर बात बाद में करते हैं दूसरे वीडियो में, लेकिन हम इस वीडियो में एक और चीज जानना चाहेंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट भी मेरे हिसाब से लगता है कि होना चाहिए। दूध का जिक्र कर रहे हैं जी, दूध का ही जिक्र। देखिए, तो बिल्कुल सी बात है कि अगर अच्छा दूसरा ये है कि इधर एक साल में मैं देख रहा हूँ दूध का रेट थोड़ा राहत भरा हुआ है। जहां हम लोग फार्मर 26-27 रुपए फंसा था वो 38 रुपए 40 रुपए तक आ गया है दूध का रेट, तो उधर थोड़ी राहत आई है। लेकिन जब भी हम लोग प्रयास करके उसका रिटेल कर पाएंगे तो जो हमारा 40 रुपए 38 रुपए मिल रहा है उसको अगर हम 45-50 के बीच में ले जाएंगे तो अच्छा प्रयास। देखिए, जब भी आप बिजनेस करते हैं ना, जो भी बिजनेसमैन होता है, डेयरी वाला छोड़ दिया जाए तो वो अपने सारे मैक्सिमाइज करता है, सारे खर्चे कम करेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा। तो हमारे पास जब एक प्रोडक्ट है तो हम कोशिश करें कि जो मैक्सिमम प्राइस हमें मिल सकता है वो लेने की कोशिश किया जाए। मैक्सिमम प्राइस आपके दूध का आपको 50 रुपए मिल सकता है तो अननेसेसरी गाय बढ़ाई जाए और उसमें हंफा जाए, उससे अच्छा है कि जितना गाय है उसका पहले दूध महंगा बेचा जाए। अच्छा, हम लोग ने वही किया था। जब मैं गाय लेके आया, मतलब स्ट्रगल की बात होती है, हमने वो दिन देखे हैं जो हमारे गाय का 13-13 रुपए दूध का रेट लगाया है चौराहे पे लोगों ने। उस समय 17 रुपए से 22 रुपए 2016 में मिलता था शुरू में, 17 से 22, 24-26 नॉर्मल रेट था, लेकिन वो सब फैट वेट कर कम दिखा के आपका 17 से 22 देते थे और एट टाइम्स 13-14 रुपए रेट लगाते थे, खून के आंसू आते थे हमें। तो हमने तुरंत डिसाइड करके गाय वाय सब रोक दिया, जबकि कामधेनु योजना थी, प्रेशर था कि 14 को बढ़ा के तुरंत 50 करिए 4 महीने के भीतर। हमने कुछ प्रेशर नहीं लिया, हमने कहा कि सर मैं बंद कर दूंगा लेकिन पहले दूध बेच लूं तभी आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल नहीं रहा है 20 रुपए पे हमें। तो फिर हमने प्रयास करके अपना दूध के वैन खड़ी की, एटीएम किया, चौराहे पे अपने खड़े रहे, दूध बेचा। करना तो आपको पड़ेगा, देखें। हाँ, और नए फार्मर कर रहे हैं, हमने देखा है छोटे छोटे फार्मर बेचारे बॉटल में भर भर के भेज रहे हैं और वो बेचारे के अच्छा रेट ले रहे हैं, 50-55 का दूध का रेट लेंगे तो अच्छी मेहनत है ना, सर्वाइव कर जाएंगे फिर धीरे धीरे करके। तो अभी आपका मतलब दूध का प्रोडक्शन कितना होगा सर? हम लोग इस समय जिस समय हम लोग साल का सबसे ज्यादा दूध होता है 1000 लीटर। अगर मैं अपनी, जैसे आप जानते हैं हम लोग 30-30 लीटर प्लस की गाय सेल करते हैं, अगर हमने 10 गाय सेल की तो मेरे 3.5 लीटर दूध गए खत्म। तो हम जान के अपना सेल करते रहते हैं कि मेरा दूध 1000 के ऊपर जाए ही नहीं, क्योंकि हमें लखनऊ शहर में दूध चाहिए 850-850 लीटर। अच्छा, वही मेरा रिटेल है। तो इस समय दूध 1000 के ऊपर होता है तो हम बेच लेते हैं गाय अपनी धीरे धीरे करके। वही गाय सेल का टाइम हमारा इसीलिए यही होता है कि दूध बढ़ जाए तो कर ले। गर्मियों में घट के 650 चला आता है तो हमें दूध भी थोड़ा 100-150 लीटर प्रोक्योर करना पड़ जाता है उस समय सेल नहीं करते हम लोग। तो कितना किस रेट से आपको दूध बिकता है? हम लोग का रियलाइजेशन 50 रुपए के आसपास है, लेकिन सेल प्राइस जो है एटीएम पे हमारे 60 रुपए है, वैन पे हमारे 66 है। हम लोग बॉटलिंग करके भेजते हैं, वहाँ 75 रुपए है। गिर का 100 रुपए भी है। घी के रूप में भी हम लोग कोई दूध अपना बेचते हैं, घी बना के बेचा करते हैं। तो सब मिला के हम मान के चलते हैं हमें 50 रुपए अपने दूध के, मतलब जैसे एटीएम पे 60 बेचा तो 10 रुपए खर्च करके हमें 50 मिल जाए। बॉटल में हमने 75 बेचा तो हमें 22-24 खर्च करके 50 मिल जाए, तो वही जोड़ हमारा 50 रुपए का रहता है। तो 50 रुपए बेच करके अगर कोई छोटा फार्मर कर रहा है तो डेयरी स्टेबल कर सकता है अपना? देखें, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन मैं कहूंगा थोड़ा दुर्भाग्य है कि 50 रुपए लाने के लिए उसके पापड़ बिल जाते हैं। नया फार्मर बेचारा डेयरी संभाले कि शहर में जाके कस्टमर को दूध दे के उसका पैसा वसूले। चैलेंज तो देखिए मुंह से कह दिया कि रिटेल करिए, लेकिन जो वो करने के लिए बेचारा जो मेहनत करता है वो बहुत ज्यादा है। वो हम उसको कहें साइलेज बनाओ, खेती भी करता है बेचारा, फिर वो अपनी डेयरी भी चलाएगा, फिर जो पैदा करेगा उसको शहर में बेचने भी जाएगा, फिर वहाँ पैसा वसूल के लाएगा, तब कहेगा हम फायदे में रहे, कितने फायदे में रहे। तो बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन ये है कि उसके बिना चारा क्या है। भाई आपने अगर ये सोच रखा है कि भाई हम घर में रहेंगे आराम से या जैसे भी कह लीजिए मेहनत करेंगे, तो उसके लिए करनी तो पड़ेगी आपको। और इतना आसान होता है, सरकार सब्सिडाइज करके डेयरियां लगवा रही होती है ना, यूपी में स्कीमें चलाती है सरकार। तो चैलेंज तो देखे हैं, और चैलेंज है, और फार्मर के दुर्भाग्य से डेयरी को लो प्रॉफिटेबिलिटी पे रखा गया है। आप देख लें, मतलब हर इंडस्ट्रियल ग्रुप सुई तक बनाएगा, कोई इंडस्ट्रियल ग्रुप डेयरी फार्मिंग नहीं करता है ना। जिस दिन कोई इंडस्ट्रियल ग्रुप डेयरी फार्मिंग कर लेगा उस दिन आपको फार्म पे 50 रुपए मिलने का इंतजाम होने लगेगा। अच्छा, आप पापड़ बेल के 50 रुपए लाने की बात कर रहे हैं। इन लोगों का न घुसना ही साबित करता है कि आप फार्मर ही पापड़ बेलेगा। शुरुआत में आपका मतलब डेयरी कितने दिन नो प्रॉफिट नो लॉस तक था, कितने दिन के बाद प्रॉफिट में आप आए, ये चीज भी थोड़ा सा जरूर बताएंगे सर। देखिए प्रिंस जी, क्या होता है ना कि इस तरह के डाटा रेलिवेंट नहीं होते हैं बहुत ज्यादा। इसका कारण मैं बताता हूँ कि कोई छोटा डेयरी फार्मर है, हम लोग ज्यादातर एम करके उसी को सवाल पूछते हैं। 5 गाय वाला डेयरी फार्मर बहुत जल्दी प्रॉफिट में आ सकता है गाय आते ही। अच्छा। और जिसको 50 गाय करनी है
उसके खर्चे, उसके जनरेटर शुरू में सब बड़े बड़े होते जी। हैं। उसने था कि 50 गाय लाएंगे, 14 गाय लाते लगा करे तो 13 रुपए का दूध बिक रहा है तो रुक जाता है। जी। आपके पास 4 लेबर शुरू में हो चुके होते हाँ। हैं, गाय आपके पास 14 ही है, जी। तो शुरू में स्ट्रगल हमारे जैसे बड़े डेयरी फार्मर के लिए बढ़ जाती है। वो नॉर्मल अगर मैं वो बताऊंगा तो छोटा डेयरी फार्मर के लिए बिल्कुल लगेगा कि वो लागू होता नहीं। जी। आपका जनरेटर बड़ा था, हाँ। आपको तैयारी थी 50 गायों की, बड़े बड़े पंखे थे आपके पास, जी, जी। तो सब अलग टाइप का सिस्टम था। लेकिन ये है कि अच्छा, दूसरी बात है हमने डे 1 से ब्रीडिंग करने की कोशिश की, तो 2-3 साल जब बीता मेरे पास तो एक ऐसा फेज आया था मेरे पास 2 लाख रुपए पर मंथ हमें बच्चियों पे खर्च करने पड़ते थे। अच्छा। आपने आते आते बच्चियां 50 गायों को ब्रीड कर दी, 1 साल के भीतर 50 गाय हो गई। हाँ। आपने 2500 बच्चियां ब्रीड कर दी, जी। वो शुरू वाली बच्चियां 1 साल की हुई, तब तक आपने दूसरी बच्चियां ब्रीड कर दी। जी। तो 2 साल में जब तक पहली बच्चिया ने बच्चा दिया तब तक 3 ग्रुप था आपका। हम्म। एक जो 2 साल के आसपास है अबाउट टू डिलीवर, जी। एक 1 साल का है ग्रोवर वो खा रहा है, और एक जो अगले 25 पैदा हो गए तीसरे साल वाले वो खा रहे थे। जी। उस समय मेरे पास 60-60 हजार करके 3 ग्रुप खाता था, 1,80,000। तो ये था कि जैसे वो पार हो जाएगा, जैसे वो बच्चे में कन्वर्ट होने लगेगा आपके, आप पुरानी गाय सेल करना शुरू करोगे और 18-20 लीटर गाय के बदले 27-28 लीटर के बच्चे आपके हाथ में आ जाएंगी। तो जब तक वो नहीं आया था मेरे पास, समझिए पहला साल मेरा थोड़ा सीमेंट के कैलकुलेशन में गड़बड़ाया था 2016, फिर हमने 17 में ढंग से किया, तो मेरा 17-18 के एंड में समझ लिया 19 मतलब शुरू के 3 साल हम फंसे थे बुरी तरीके से। तो 3 साल जो हमारे बीत गए, हमारी बच्चियों पे आ गया और उसमें हमारे एडिशनल रेवेन्यू आने लगे, पुरानी गाय हम सेल करना शुरू कर चुके थे। तो जो बच्चियों पे खर्च होता था वो गायों से निकालते रहते थे धीरे धीरे करके। जी। तो वो 3 साल शुरू का 2-3 साल जब आप बिताओगे तब जाके आप राहत में आओगे। डेयरी फार्म में जो लोग कहते हैं 3 से 5 साल, वो वही कैलकुलेशन है, समझ ले। 1 साल शुरू में समझने महीने में और 2 जनरेशन गायों को निकालने में, वो शुरू का 3 साल समझ लीजिए या 5 साल समझ लीजिए, उसके बाद आप मजबूती पकड़ पाएंगे। एक चीज और जाने, जैसे हम छूट गया बीच में जी, कि 1000 लीटर दूध कितने गाय से निकालते हैं सर? देखें 1000 लीटर दूध जो है, इसमें से क्या होता है कि कुछ एक गाय ऐसी हैं जिनको जो गिनती बढ़ाती हैं, जैसे लेट लैक्टेशन वाली, कोई 4 दे रही, कोई जिसको आप ड्राई करे जा रहे हो, हाँ। वो भी इसमें शामिल है। उनको हटा दीजिए अगर, और उनका टोटल 50 लीटर दूध इसमें हटा दीजिए, तो आप 950 लीटर दूध की बात करिए। फिर उसमें से, क्योंकि मैं ऐसे जनरली बोल दूंगा कि 50-55 गाय तो सही नहीं बैठे, उसमें कुछ गिर भी हैं, कुछ भैंसे भी हैं, तो वो सब हटाना पड़ेगा। तो नॉर्मली अगर हम वो दूध हटा लें, मान के चलिए कि अगर 100-125 लीटर दूध हटा दें, 900 लीटर दूध पे आ जाइए। और उसके लिए हमारी 900 लीटर दूध के लिए 45 गाय चलती होंगी लगभग। अच्छा। है ना, बिल्कुल। चलिए सर, काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी, और आगे आने वाले वीडियो में चाहूँगा कि आप जो आपका जैसे फेज वाइज फीडिंग कैलकुलेशन है आप उसको भी थोड़ा सा बताएंगे। इसके लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।